आज मेन विषय आपका अगला शुरू कर रहे हैं। आज आपका पहले चलेगा इतिहास, दूसरी घंटी फिर हम लोग केमिस्ट्री की ओर चलेंगे। इतिहास में हम लोग देखे एनटीपीसी के लिए इतिहास में विश्व इतिहास से भी क्वेश्चन रह सकता है, बाकी में नहीं रहेगा, लेकिन एनटीपीसी में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के बेसिक कोई बहुत डिटेल की जरूरत नहीं। तो आज हम लोग विश्व इतिहास का जो बेसिक है उसको खूब सुनेंगे और आज के क्लास में एकदम याद हो जाना चाहिए। इसमें हम लोग देखे वर्ल्ड हिस्ट्री से जो प्रश्न आपके बन सकते हैं एनटीपीसी के लिए, खास करके छोटे एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बेसिक लेवल पे पूछे जाते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, एक शब्द भेंट होगा जिसको हम लोग क्रांति कहते हैं। क्रांति समझते हैं? क्रांति का मतलब हुआ अचानक परिवर्तन। अब बताइए, आप नहीं पढ़ते थे और अब खूब पढ़ने लगे तो इसको पढ़ाई क्रांति कहे। अचानक कोई रिजल्ट नहीं देते थे और अचानक दे दिए तो रिजल्ट क्रांति हो। धीरे धीरे दे रहे हैं पढ़ते हुए तो क्रांति नहीं है, अचानक एकदम सोच में बदलाव, तो उसको हम लोग स्पेशल नाम बोलते हैं क्रांति। और आपसे पूछा जाएगा कि बताएं सबसे पहले क्रांति हुई अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, 1857 की क्रांति। क्वेश्चन आपको ऐसे करके पूछे तो हम लोग अभी पूरे जो क्रांति है उसको एक साथ लाइनअप कर दे। हम लोग देखें 3 देश की मेन क्रांति आपसे चलेगा और इसके बेसिक भी आपसे पूछे जाएंगे। एक देश का नाम क्या है? अमेरिका। अमेरिका के बाद तब कौन आएगा? फ्रांस। फ्रांस के बाद तब कौन आएगा? रूस। ये 3 देश की क्रांति कब हुई, कौन मेन कैसे नायक थे, ये यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाएगा। देखिए, आपको एकदम पूरे बेसिक लेवल चाहिए, कोई बहुत डिटेल नहीं कि अमेरिकी क्रांति पर 2 घंटा का लेक्चर सुन। आपको एकदम बेसिक लेवल इस बैच में एकदम ठीक चाहिए और वर्ल्ड से भी क्वेश्चन रहेगा, इसलिए शुरुआत में इसको निकाल ले रहे हैं, फिर इंडियन कंटिन्यू चलेगा। तो अमेरिका की क्रांति अगर हम लोग देखें तो आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका ने 4 जुलाई 1776, जिस समय भारत गुलामी के रास्ते पर जाने वाला था, उस समय अमेरिका स्वतंत्र होने वाला था। हम लोग यहाँ इसके बाद तब मेन गुलामी का मार्ग शुरू हुआ और अमेरिका इस समय स्वतंत्र होगी। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिकी क्रांति कब हुई? 4 जुलाई 1776। इसमें अब 3-4 चीज आपको पूछे जाएंगे जो आपको दिमाग में सेट रहना चाहिए। अमेरिकी क्रांति में पहला नंबर एक इंपॉर्टेंट होगा कि इसमें अमेरिका और इंग्लैंड के बीच लड़ाई हुआ, तो इसमें अमेरिका सेना का नेतृत्व कौन कर रहा? जल्दी बताइए, लेनिन अमेरिका में कहां से पहुंचे? तो हम लोग देखें अमेरिका के सेना का नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन कर रहे थे और इस समय इंग्लैंड सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इंग्लैंड सेना का नेतृत्व करने वाले थे लॉर्ड क्लाइव। आपको ध्यान देना है, इंग्लैंड सेना का नेतृत्व कौन किया? लॉर्ड क्लाइव। और अमेरिकी सेना का नेतृत्व कौन किया? जॉर्ज वाशिंगटन। इस समय अमेरिका को एक देश और सपोर्ट कर रहा था, उस देश का नाम क्या है? तो फ्रांस। आपको दिमाग में सेट रखना है। अमेरिका के थोड़ा सा ऊपर एक देश है कनाडा, और कनाडा पर फ्रांस चाह रहा था कि हम अपना अधिकार कर लें। इंग्लैंड देख रहा था कि मेरा अधिकार अमेरिका पर है, अगर कनाडा पे फ्रांस आएगा तो गड़बड़ करेगा, ये भी मेरा ही रहे। और इसके लिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 7 साल तक लड़ाई रही। इसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं और आपका ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सप्तवर्षीय युद्ध, 7 साल की लड़ाई किन 2 देशों के बीच हुई? तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुई। इसमें इंग्लैंड जीत गया और कनाडा पर भी इंग्लैंड का अधिकार हो गया, फ्रांस बेचारा हार गया। तो फ्रांस क्या किया? अंदर अंदर अमेरिका को सपोर्ट किया। इस सेना चाहिए तो हम मदद करेंगे, तुम लड़ो। और ये पूरा सेना देकर के जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में लड़ा। लॉर्ड क्लाइव इसमें हार गया और अमेरिका स्वतंत्र हो गया। इस समय फ्रांस काफी सेना से इसको मदद किया था। फ्रांसीसी सेना का हेड कौन था? आपको कुछ भी कुछ देर के क्वेश्चन पूछे तो इस समय फ्रांसीसी सेना का जो हेड था, उस हेड का नाम था लफायते। फ्रांसीसी सेना के प्रमुख का नाम क्या है? लफायते। तो लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना यहां पहुंचे, अमेरिका के सपोर्ट किए और इंग्लैंड की हार हुई। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के यादगार में फ्रांस ने अमेरिका को एक गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट क्या था? अ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। देखो, यहीं से ऊंची मूर्ति की कहानी शुरू होती। सबसे पहला ऊंची मूर्ति वही है। उसी के कंपटीशन में धीरे धीरे लोग बढ़ाते बढ़ाते चीन तक पहुंच गए और एकदम बुद्धा का बनाए। तब मोदी जी फॉर्म में आया, कहा कि बुद्ध से ऊंचा मेरा लौह पुरुष होगा और वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति बना के रेडी कर। तो हम लोग यहाँ पे देखें ऊंची मूर्ति की जो कहानी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसी अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन पर फ्रांस इसको गिफ्ट किया। आपको पूछा जाएगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? अमेरिका में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसका प्रतीक है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कौन प्रदान किया? फ्रांस प्रदान। और उसी को देख के हम लोग बनाए कि वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाए। देखिए, धीरे धीरे हम लोग उस क्रम को चले। अब अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन में एक क्वेश्चन और चलेगा। जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो उस समय इंग्लैंड के कितने उपनिवेश थे? बताओ जल्दी सोचो। तो इंग्लैंड अमेरिका के 13 उपनिवेश पर शासन कर रहा था और ये 13 अलग अलग जो क्षेत्र है, ये आपस में मिल करके
इन्होंने उस समय डिसीजन लिया कि हम लोग सभी स्टेट यूनाइट होंगे और नाम दिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यहीं से एक नई थ्योरी जन्म ली जो पॉलिटी में पढ़ोगे, इसी को हम लोग कहते हैं संघवाद। यही फेडरलिज्म है, इसी को संघवाद कहते हैं जो पॉलिटी में आएगा, और भारत भी यही संघवाद को अपनाया। इसके पहले दुनिया में एक ही सिस्टम चल रहे थे, एकात्मक। एकात्मक का मतलब होता है एक देश के एक व्यक्ति हेड होंगे और जो चाहेंगे पूरे देश में वही होगा। लेकिन संघात्मक में है कि नहीं, जो देश के हेड होंगे वो बड़े बड़े मामला देखेंगे, छोटे छोटे मामला के लिए छोटे क्षेत्र का अलग हेड होगा और वो इंटरनल मामला में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब नीतीश जी कहेंगे शराब नहीं पीना है, तो मोदी जी को इस पर कुछ नहीं बोलना है, वो अपना अंतरराष्ट्रीय मामला देखिए, ये इनका मामला है। ये नहीं कि वो पहुंचेंगे और कहेंगे हम आए हैं ना, प्रधानमंत्री हैं, खींचो ना तुम लोग, कौन क्या करे, फिर तो विवाद हो जाएगा, इसमें फटाफटी की संभावना हो जाएगी। और इसीलिए इसकी विशेषता है, इसमें लिखित संविधान होते हैं। नहीं लिखा रहेगा तो लड़ाई ना होगा, विषयों का बंटवारा होगा, कौन पर कौन बोले। अब मोदी जी कहेंगे कि भाई 1000 भाइयों बहनों 1000 की 500 की नहीं चले, और यहाँ से मुख्यमंत्री बोले कौन कहता है हम चलाएंगे, तो लड़ाई पक्का है। कई बार आप देखें ममता बनर्जी वर्सेस होते भी रहता है। लेकिन है क्या, सब चीज लिखित संविधान में है। ये संघवाद की विशेषता है। इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका होते हैं, ज्यादा गवाइएगा दोनों तो कोर्ट में चलिए, वो जो ऑर्डर करके पटक दिया बस चुपचाप दोनों सुनिए। स्वतंत्र न्यायपालिका है, लिखित संविधान है, नागरिकों की दोहरी पहचान है। आप जितने लोग हो सभी लोग डबल पहचान लेके हो, सभी लोग भारतीय हो। और कहीं घूमने जाओगे, कोई मान लो कोई लड़का उत्तर प्रदेश घूमने गया, जम्मू कश्मीर घूमने गया, कोई पूछेगा भाई जी कहां से, तो इंडियन, अरे वो तो समझ रहे कहां से, बिहार, ओ ये बिहारी है। आप डबल पहचान लिए हुए हो, बिहारी होने का भी भारतीय होने का भी। और ये डबल पहचान दोहरी पहचान किसकी विशेषता है, संघवाद। तो संघवाद बात समझ में आ रही होगी। पहले हर जगह संघवाद नहीं, इंग्लैंड का एक राजा हेड है तो हेड है, राज्य की कोई मतलब नहीं है, जो बोलेगा सब जगह हो। नागरिकों की एक पहचान है, वो इंग्लैंड का नागरिक है, राज्य कुछ नहीं बोली। तो बताओ क्या जरूरत है लिखित संविधान। और इसी को कई लड़का रटते रहेगा कि किस देश में लिखित संविधान नहीं है, तो इंग्लैंड। रटने का कौन बात, वही एकात्मक होगा तो लिखा नहीं रहेगा। तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, अपने मालिक हो, तो क्या जरूरत है एग्रीमेंट पेपर बनाने की। तुम अपने बिजनेस करोगे, अपने दुकान करोगे तो एग्रीमेंट पेपर लोगे और में लिखोगे हम सो गए तो इसलिए हमको ऐसे सजा देना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। कोई लिखित का जरूरत नहीं, हम मालिक है, बंद करें चाहे खोल दे, हम अपना समझे। हाँ, लेकिन जैसे ही 3-4 पार्टनर होगा तब तो शुरू दिन होगा लिखित संविधान। वही लिखित संविधान, कौन क्या करेगा, किसके क्या अधिकार होंगे, सब चीज पहले से ही डिसाइड हो। और ये फेडरलिज्म देखिए यूएसए में स्थापित हो गया, कितने राज्य से, 13 राज्य से। लेकिन अमेरिका में राज्य को तोड़ नहीं सकते। इंडिया का संघवाद और अमेरिका के संघवाद में अंतर है। भारत में हम लोग का राज्य को काटा तोड़ा जा सकता है केंद्र द्वारा, हम लोग का विनाशी राज्य का अविनाशी संघ है। राज्य विनाशी है, कब सरकार, केंद्र सरकार बोल देगी कि बिहार का एक टुकड़ा और हो गया, फलाना राज्य बन गया, पास तो राज्य अलग हो जाएगा। हम लोग का राज्य विनाश हो सकता है लेकिन संघ विनाश नहीं हो सकता। भारत को टुकड़ा कोई नहीं कर सकता। इन्हीं के हमारे प्रधानमंत्री संसद में पास करेंगे कि भारत दो कहलाएगा, उत्तर भारत दक्षिण भारत, अलग अलग प्रधानमंत्री होंगे, ये संविधान इजाजत नहीं देता। अविनाशी संघ है, हाँ राज्य विनाशी है। अमेरिका में क्या है, अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ, वहां राज्य भी विघटित नहीं होगा। 13 को फिर 14 नहीं कर सकते और संघ भी विघटित नहीं होगा। दोनों तरह का देखिए पावर यहाँ पे सिस्टमैटिक। पूछा जाए बताओ अमेरिका में अभी राज्य की संख्या कितने हैं, तो 50 है। 51 राज्य हो गए, तो बताइए 51 राज्य कैसे हो गए। तो ये 13 टूट के नहीं हुए, भारत में टूट टूट के होते रहा। 29 से 30 हो, 2 तरह का गांव में घर होता है, एक के घर के 3 भाई है तो धर के बांट लेता है। और कार्ड कितना घर में जाएगा, तो 3 घर में सब बट गए। तो 3 घर नहीं है, एक के घर के 3 हिस्सा। और एक है कि नहीं, इसमें इसी घर का आदमी एक ही ले लिया, दूसरा इधर बना लिया, तीसरा उधर बना लिया। अमेरिका वैसे ही करता है। उसको कोई राज्य बनाना भी होगा तो पैसा से खरीदता है। कोई द्वीप है, कोई टापू है, कोई कहीं है, उस पर कोई नहीं रह रहा है, किसी देश को कोई इनकम नहीं है, तो उससे बात करेगा कि बोलो इतना करोड़ ये दोगे आपको, और अगर दे दिया तो चलिए हमको लिख दीजिए पूरा मेरे देश का राज्य नया बन गया, इसके अलग होंगे, लोग बसेंगे, उस देश का हिस्सा खत्म हो गया। ऐसे डेवलपमेंट होता है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन से जो बातें थी वो बिल्कुल क्लियर आपके हो गए। एक बार लास्ट रिवीजन करें, आपको क्वेश्चन देगा 4 जुलाई 1776 प्रसिद्ध है, पलासी के युद्ध के कारण, बक्सर के युद्ध के कारण, 1857 के सिपाही विद्रोह शुरू होने के कारण, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम होने के कारण। तो अभी तो एकदम ताजा है, तो नो लफड़ा है। परीक्षा में कभी लगेगा पलासी है, कभी लगेगा बक्सर है, कभी लगेगा मंगल पांडे लगता है इसी दिन हुए थे क्या। अमेरिका काहे के लिए देगा सर, केवल इंडियन पढ़ा रहे थे। तो वर्ल्ड में आपको कुछ बेसिक है जिसको आपको ध्यान देना था। दूसरी बात हम लोग देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन में अमेरिका सेना का नेतृत्व किसने किया, जॉर्ज वाशिंगटन। और इंग्लैंड सेना का नेतृत्व किसने किया, लॉर्ड क्लाइव। और फ्रांस किसके नेतृत्व में सेना दिया, लफायते के नेतृत्व में सेना देकर के सपोर्ट। ये तो लाइन क्लियर है। अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तो इंग्लैंड के कितने उपनिवेश थे, 13 उपनिवेश मिलकर के संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए, यही जॉर्ज वाशिंगटन इसके प्रथम राष्ट्रपति हुए। यहाँ तक आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें लगता है आप लोग खूब मजे में इसको बना पाओ। अमेरिका तो क्लियर है सबका। अब हम लोग जरा देखें यहाँ फ्रांस की बात समझें। फ्रांस और अच्छा है, इसको खूब ध्यान से सुनने की जरूरत है। लफायते अमेरिका गया पूरे सेना के साथ लेकर, और अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन में जब जश्न देखा
तो लौट के जब आ रहा है तो अंदर अंदर सोच रहा है कि मेरे देश में भी वैसे ही हो जाता तो अच्छा था। यहाँ भी राजतंत्र चल रहा है, राजा का बेटा ही राजा बनेंगे, और इस राजतंत्र में लफायते सपना देख रहा है कि हम कैसे हेड हो जाए। इस समय लुई सोलहमा का शासन चल रहा है, लुई सोलहमा। और आपको ध्यान रखना है कि लुई सोलहमा का जो शासन है बड़ा स्थिति अब खराब हो चुका था, और इसी समय मुख्य रूप से फ्रांस की क्रांति हुई। क्रांति का मतलब, क्रांति क्या थी? तीन तरह की क्रांति है। अमेरिकी क्रांति में अमीर वर्गों की क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति में मध्यम वर्ग की क्रांति थी, और रूसी क्रांति में गरीब वर्ग की क्रांति थी, वर्ग के साथ क्रांति। इसमें अमीर लोग फॉर्म में आए, और अमेरिका का पूरा चाय वाला बोस्टन पे जहाज था, इंग्लैंड का पूरा उलट दिया, बोस्टन टी पार्टी मनाए। यहां पूछा जाएगा बोस्टन टी पार्टी का संबंध है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। फ्रांस मध्यम वर्ग के मेन व्यक्ति जो है उन लोग एक्टिव हुए, और उन लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति किया, और इसका डेट है 14 जुलाई 1789। देखिए डेट एकदम ध्यान चाहिए। पहला का क्या था? 4 जुलाई 1776, दूसरा है 14 जुलाई 1789। मेन 1789 डेट आपको क्लियर चाहिए। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। इस क्रांति में एक व्यक्ति उभर कर सामने आया, मध्य वर्ग का वो व्यक्ति था, और उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो इसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। आपको पूछेगा कि फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा निम्नलिखित में कौन व्यक्ति मेन हेड बने, तो ये व्यक्ति का नाम क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट। और इस क्रांति में एक प्रमुख नारा दिया गया। कभी कभी वो नारा भी पूछता है कि ये स्लोगन किस आंदोलन के समय था, और वो नारा था मेन सबसे प्रमुख चीज, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ध्यान से समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है। इसके पहले क्या थे? कानून सबके लिए बराबर नहीं थे। पहली बार फ्रांसीसी क्रांति में आवाज उठाए गए कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हो, अमीर और गरीब कानून के कारण अलग अलग नहीं रहे। फ्रांस का समाज दो भागों में था, एक था विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, और दूसरा थे सर्वसाधारण वर्ग। और सर्वसाधारण वर्ग में जो मध्यम वर्ग थे, उस वर्ग को स्पेशली नाम दिया जाता है, उसको बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। कभी कभी आपको दे देगा किस क्रांति को बुर्जुआ क्रांति कहते हैं। अब लड़के बड़ा कस के हड़कते हैं कि बुर्जुआ क्रांति ही क्या आ गया। बुर्जुआ मीन्स होता है मध्यम वर्ग। जब हम बोलेंगे बुर्जुआ तो आप क्या सोचोगे? मध्यम वर्ग। यानी मध्यम वर्ग की क्रांति कौन है? तो आप याद करना, उच्च वर्ग की क्रांति कौन है? अमेरिका। मध्यम वर्ग का फ्रांसीसी, और गरीब वर्ग का रूस, और इसीलिए इसको बुर्जुआ वर्ग की क्रांति कहा। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहली बार एक स्लोगन आया कि कानून के सामने सब बराबर हो। क्योंकि फ्रांस में पहले से नियम क्या था? अमीर लोग दो चार लोग के नैरेटिव टिप सकते, उन पर केस नहीं चलेगा, पैसा खूब है तो मुकदमा नहीं चलेगा। हाँ, गरीब ऐसा नहीं कर सकता। विशेषाधिकार प्राप्त वाला कोई यहां तक पावर था कि किसी गांव में जाके वो टैक्स लगा भी सकता है। सोचो, एक तो ऐसे ही अमीर है और टैक्स लगाने का पावर है, और गरीब लोग के बेचारा को कोई पावर ही नहीं। नेपोलियन पहली बार आवाज उठाया तो सब गरीब मध्यम एक हो गए। एकदम सही कह रहा है। दूसरा नारा था इसमें स्वतंत्रता। हम लोग कौन राजा बनेगा जनता डिसाइड करेंगे। इसके पहले राजतंत्र था, राजा का बेटा ही राजा होगा। पहले राजा बनने के लिए रानी के कोख से जन्म लेना आवश्यक था, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं था। वही राजा बनेगा जो रानी के कोख से जन्म लिया, बाकी कोई मतलब नहीं है, तुम कितना विद्वान। और ये चीज आया स्वतंत्रता, जब रानी के कोख नहीं, आदमी के सोच और वोट से कोई आदमी बन जाएगा, चाहे कितना फकीर क्या जन्म लिया। ये स्वतंत्रता की भी सोच फ्रांसीसी क्रांति की देन। और बंधुता, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बंधु मतलब भाई, एक देश के व्यक्ति आपस में भाई है। और यही पहली बार एक नई भावना का बीज बोया जिसको राष्ट्रवाद कहते हैं। देखो यहां से कई क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रवाद माने पूरे राष्ट्रवाद समझते हैं आप? अरे केवल अपना परिवार का सोचो तो परिवारवाद, अंतिम में वाद माने सोचना। मोहल्ला का सोचे तो मोहल्लावाद, खाली अपन जात के सोच रहा है तो जातिवाद, केवल अपना क्षेत्र का सोच रहा है तो क्षेत्रवाद, पूरे देश का सोच रहे हैं तो राष्ट्रवाद। अंग्रेज हम लोग यहाँ क्यों कब्जा कर लिया मालूम है? अंग्रेज भारत में क्यों कब्जा कर लिया? जबकि वो लोग मुट्ठी भर थे, हम लोग इतना थे। हम लोग यहाँ राष्ट्रवाद नहीं था। हम लोग यहाँ छोटे छोटे कई राजा थे। इधर पटना का एक राजा, तो उधर हाजीपुर दूसरा राजा, तीसरा राजा, अवध का अगला राजा, बहुत सारे राजा थे। और आपस में कोई राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। और जब अंग्रेज इसको जीत के मार रहा है तो अगल बगल वाला खुश हो रहा है कि था बदमाश, आओ पीटे उसको, सही हुआ। फिर अगला को लपेटा तो बगल वाला खुश है कि वो तो इसी था, ठीक किया। करते करते सबको लपेट दिया तो सही हो गया। तब भारत आजादी की बारी आई, तब पूछा कि कहां से जाए, तो उस समय राष्ट्रवाद आ गया। कहा कि बस जितना मेरा बॉर्डर है वो छोड़ दो, बॉर्डर छोड़। आज जितने लोग बैठ के पढ़ रहे हो सबके अंदर ही राष्ट्रवाद का सॉफ्टवेयर लोड है। पूरे देश के लोग तुमको अपने बंधु समझ में आते हैं। आज न्यूज आया ना कि अमेरिका ने हमला किया जिसमें कश्मीर के इस प्रांत में 80 आदमी मरे, तुम यहीं से चिल्लाने लगोगे, भले कोई नहीं लगता है, लेकिन राष्ट्रवाद तुमको मजबूर करेगा कि इंडिया में मरा, ये तो बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, कैंडी जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, फलाना करो, ये राष्ट्रवाद। हाँ, अखबार में पढ़ो अमेरिका ने हमला किया और सीरिया में 500 मरे। सीरिया इंडिया में है इतना, मरे उधर मरे, कोई बात। बाउंड्री छोड़ करके मरते रहो, कोई बात नहीं। अब तो राष्ट्रवाद क्या है तुम लोग समझ गया हो। आज भारत मैच जीतता है तो आपको खुशी होती है कि नहीं? बहुत खुशी होती है। ये खुशी का कारण क्या है? राष्ट्रवाद।
कोई आदमी इंडिया जीत गया, पटाखे छोड़ रहा है, मिठाई बांट रहा है, और जब पटाखे छोड़ रहा है कोई आदमी अगला आके डांट रहा है कि तुमको क्या मिला, पटाखा छोड़ रहा है, ऐसा बोलने वाला भी रहता। अगर बोलेगा तो उसको एक ही लाइन में जवाब देना है कि मेरी खुशी को एक राष्ट्रवादी व्यक्ति ही समझ सकता है, आप जैसे क्षेत्रवादी व्यक्ति, परिवारवादी व्यक्ति को सब समझ में नहीं आएगा। तो हम उसको समझ में आएगा कि बहुत बड़ा बात बोल दिया। तो अब हम लोग बात समझ गए कि राष्ट्रवाद का जो भावना सबसे पहले आया किस क्रांति में आया? फ्रांसीसी क्रांति। देखो इसको समझना है, राष्ट्रवाद की भावना लाने वाला व्यक्ति कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। और इस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट सबसे बड़ा क्षेत्र यूरोप में जीत करके रखा, उतना किसी का एरिया नहीं था, क्योंकि चला था फ्रांस से। लेकिन अगल बगल जो देश है सब इसको निमंत्रण भेज रहा है, चिट्ठी भेजवा रहा है, वहां के गरीब जनता, मध्य वर्ग की जनता कि जी मेरे यहाँ भी राजा बहुत बदमाश है, आइए ना, तो आप तरफ से मिलकर उसको मारेंगे। नेपोलियन उस देश में हमला करने गया तो गरीब जनता, मध्य वर्ग जनता जब सुना कि नेपोलियन आया है तो अपने राजा को पीट रहा है, नेपोलियन तरफ से हो, मारो, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, हम लोग एक हैं। एक नेपोलियन ऐसी करके सबको लपेट दी। और नेपोलियन कहा कि मैं राजतंत्र का कब्र खोद दूंगा, दुनिया में कोई राजा नहीं रहेगा, सब जगह लोकतंत्र होगा, सब जगह स्वतंत्रता होगी। अब बताओ, इतना बड़ा साम्राज्य किसी का नहीं हुआ। इसीलिए अगर यूरोप से कभी भी तुलना किया जाए तो साम्राज्य जिसका बड़ा होगा तो उसमें तुलना नेपोलियन से ही किया जाएगा। और इसीलिए तुम पढ़े हो भारत का नेपोलियन किसे कहते, तो उस समय तुमको समझना है कि जैसे नेपोलियन घर के गर्दा उड़ा रहा था, समुद्रगुप्त भी वही करता। बोलो, बातें क्लियर है ना सबका? तो नेपोलियन एक बहुत बड़ा विजेता है। लेकिन अब इससे क्या है, जो बड़े बड़े राजा थे उनको टेंशन शुरू, ये तो एक दिन हमको भी लपेट देगा। इस बड़े राजा में एक मेन राजा थे ऑस्ट्रिया के राजा, और ऑस्ट्रिया के राजा का नाम था मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के राजा कौन है? मेटरनिक। इस समय मेन इंग्लैंड के राजा बच रहे थे, रूस के राजा बच रहे थे, बाकी अधिकांश लपेटा गए थे। ये मेटरनिक इन सभी लोग का एक मीटिंग बुलाया और कहा कि अगर हम लोग अभी नहीं जगेंगे तो सबको जीत जाएगा, हम लोग सबको खत्म कर देंगे, इसलिए अभी मौका है, सब एक होकर अभी लड़ लीजिए। और जितना राजा बचा हुआ था सब एक तरफ और नेपोलियन अकेले एक तरफ। ऐसी भयंकर लड़ाई हो रही, और इसीलिए वो लड़ाई आपसे पूछा जाएगा। ये लड़ाई का नाम आप लोग जानते हो? बोलो जल्दी से। इस लड़ाई को हम लोग कहते हैं वाटरलू का युद्ध। बहुत अच्छी लड़ाई है, और इस लड़ाई को आपको पूछा जाएगा। रेलवे में कैसे क्वेश्चन रहेगा, हम उसको भी आपको खंडन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तोड़ मोड़ समझो तब बनेगा। रेलवे बहुत ज्यादा इधर से उधर बांटता है, अब उसमें जो लड़के फ्रीक्वेंसी पकड़े हुए खूब बढ़िया करें। पहला तो डेट, वाटरलू की लड़ाई 1815 में हुआ। आपको पूछा जाए वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815। ये एक प्रमुख लड़ाई है जिसमें सब राजा एक तरफ से होकर नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दी, और नेपोलियन बोनापार्ट को एक द्वीप पर भेज दिए जिस द्वीप का नाम है सेंट हेलेना द्वीप। आपसे पूछा जाएगा सेंट हेलेना द्वीप पर निम्नलिखित में किसे निर्वासित कर दिया गया, तो व्यक्ति कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट, जहां जाकर उसकी मृत्यु हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रेलवे बेस्ड क्वेश्चन, छोटे एग्जाम एसएससी बेस्ड क्वेश्चन है, वहां पे खतरा क्या है? उल्टा पूछ देगा, वाटरलू किस देश में है? अब लड़के को लू मार देगा कि वाटरलू किस देश में, बहुत घूम आया तो लू लग जाता। बताओ वाटरलू किस देश में? तो वाटरलू बेल्जियम में स्थित है। जर्मन के बगल में एक देश है, देश का नाम क्या है? बेल्जियम, और वाटरलू बेल्जियम में स्थित है। तो अब आप यहाँ पे बेसिक बात, इसकी भी बात समझ गए। और तब नेपोलियन बोनापार्ट भले ही हार गया, इसके बाद मेटरनिक का मेन राज शुरू हो गया। फिर से फ्रांस में राजा ही बने, लुई 18वां शासक हुए। 16वां के बाद 17वां राजा नहीं बने, 18वां राजा हुए। फिर तब वहां पे क्रांति कंटिन्यू होते रही, और उस क्रांति के बाद एक दिन वहां भी राजतंत्र खत्म हो गए, लोकतंत्र स्थापित हो गया। आपको मेन क्वेश्चन यहीं तक के पार्ट से पूछा जाए, तो अब यहाँ तक के पार्ट को एक बार फिर से क्वेश्चन की ओर कन्वर्ट करें। आपको किस क्रांति को बुर्जुआ क्रांति कहते? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस क्रांति कब हुआ? 14 जुलाई 1789। पहले अमेरिकी क्रांति हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति? पहले अमेरिकी क्रांति हुआ। अब हम लोग जरा देख लिए, फ्रांस में की क्रांति में एक मध्य वर्ग के किस व्यक्ति का विकास हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट। व्यक्ति का नाम क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बाद हम लोग देखें, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी क्रांति के समय एक नारा दिया, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। बोलो जी, स्पष्ट है सबका? और तब हम लोगों ने देखा कि फ्रांस में यहाँ पे वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हार गए, उसे सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। और ये वाटरलू कहाँ स्थित है? बेल्जियम में स्थित है। तो हम समझते हैं कि इधर का अस्तित्व एकदम क्लियर है सबका। अब हम लोग तीसरे नंबर की बात चले। बोलो, तीसरे नंबर का नाम क्या है? रूस। रूस की क्रांति है, खूब बढ़िया से रूस के बारे में समझिए तो रूस की क्रांति आपका कंसेप्ट आ जाएगा। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? रूस। और रूस में जो राजा होते थे उनको जार कहा जाता था। आपको पूछा जाएगा कि बताओ जार कहां के शासक होते? रूस। और जार रूस के शासक होते थे, और इसी में जार एक थे जिनका नाम है जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय के समय ही रूस की क्रांति हुई। और रूस की क्रांति कब हुआ? 1917। ये तीनों क्रांति में सबसे अंतिम, वो 1776 में, एक 1789 में, और ये कब है? 1917। रूस की क्रांति किस वर्ग के द्वारा हुआ?
गरीब वर्ग के द्वारा हुआ, और गरीबों को हम लोग कहते हैं सर्वहारा। ये बेचारा है, इसका नाम ही है सर्वहारा, सब जगह से हारा हुआ। जिधर जाए मालिक मारे 4 घंटा, थाना में गया कि कंप्लेन लिखाना है, वो पुलिसों मारा 6 घंटा कि वो मालिक के खिलाफ कंप्लेन लिखाएगा। तो इतने बड़े आदमी है वो, सब जगह से हारा हुआ, इसका नाम ही है सर्वहारा। तो सर्वहारा समझ लो, पूछा जाएगा किस क्रांति को सर्वहारा क्रांति कहते? रूस की क्रांति। इस क्रांति के मेन जो जनक है उस व्यक्ति का नाम है कार्ल मार्क्स। इन्हीं के विचारों पर हुआ पुस्तक क्रांति, इसीलिए इसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, किस क्रांति को पुस्तक क्रांति कहा जाता है? रूस की क्रांति। सब जगह के एयरपोर्ट पे अलग अलग जांच होते हैं। रूस में आज भी कोई आदमी एयरपोर्ट पर उतरेगा तो उसके बैग में अगर किताब है तो किताब का जांच हो, पढ़ेगा वहां पे बैठा हुआ लोग कि 10 मिनट पढ़िए। कोई क्रांति फैलाने वाला तो किताब नहीं है, क्योंकि किताब के कारण ही ये क्रांति हो चुकी, इसलिए इसको पुस्तक क्रांति कहते हैं। इंडिया में कोई किताब लेके घूमो ना, स्कैन होगा, उसमें किताब है तो कोई बात नहीं, मेटल नहीं रहना चाहिए, धातु रहेगा तब पकड़े जाओ। और यहाँ है कि अगर कोई किताब लेके चला गया तो रुकिए, किताब का अध्ययन हो, क्योंकि एक बार दूध से जलता है आदमी तो मट्ठा भी फूंक फूंक पीता है। और यही कारण है कि इस क्रांति को पुस्तक क्रांति कहते हैं। और ये पुस्तक मुख्य रूप से किनके लिखे हुए? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में क्वेश्चन आएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? जर्मन में जन्म है इनका। और आपको दूसरी बात ध्यान रखना है कि कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा, पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल। दास कैपिटल। आपको पूछा जाएगा कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक नई चीज की कल्पना की और वो चीज बिल्कुल अलग था। और कार्ल मार्क्स का कहना था दुनिया के मजदूर एक, दुनिया के मजदूर एक हो, तुम्हारे पास सिवाय बंधन, खोने को कुछ नहीं, पाने को विश्व। मजदूर को ललकार रहे, अरे मजदूर तुम उठो और सब एक हो जाओ, मारो राजा को, गोली भी चलाएगा, मर जाना, खोने के लिए क्या है तुम्हारे पास? लेकिन कुछ लोग तो बचोगे, कितना को गोली मारेगा? तुम लोग शासन पकड़ो। और एक दिन, जिस दिन मजदूर राजा बनेगा उस दिन सबसे बढ़िया शासन होगा, क्योंकि मजदूर रोटी की कीमत जानता है। वो एकदम बढ़िया से बजट से ठीक ठाक शासन चलाएगा। अमीर आदमी क्या जानने गया रोटी कैसे आते हैं, वो पैसा बर्बाद करते रहता है। और कार्ल मार्क्स ने कहा कि घबराओ नहीं, एक दिन ऐसा होगा। पहले से अनाउंसमेंट, उसने एक बहुत बढ़िया अनुमान लगाया। उसने कहा कि पहले मनुष्य आदिम साम्यवादी युग था। थोड़ा साल का थ्योरी यहाँ कर दे, ऐसा तो बहुत ज्यादा का काम नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि क्रांति में ठीक ठाक सब निकलते चला जाए, तो फिर रूसी क्रांति 3-4 घंटे का चीज। आप लोग को केवल एकदम सीधा निचोड़ जो चाहिए सीधा वहीं से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा दुनिया के मजदूर एक को नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का संबंध किस क्रांति से है? रूस की क्रांति। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? जन्म जर्मन में कब हुआ? 1818 में। और कार्ल मार्क्स 65 साल तक जिंदा रहा। तो 1818 में 65 साल जोड़ दो तो 1883 पहुंच गया। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन सेटर इतना तेज रहता है ना कि लड़कन की हालत खराब करके रख देता है। न जिंदा पूछेगा न मरने पूछेगा। और कहेगा क्या? विश्व में वह कौन महान चिंतक था जो भारत के 1857 की क्रांति के समय जीवित था और उसे देख रहा था? और ये साधारण लड़का तो बेचारा 1857 के क्रांति बेचारा सिपाही करते करते तो थक जाता। दिल्ली में फलाना, बरेली में फलाना, कुंवर सिंह बिहार में इरटे हो। और वो क्या कह रहा है? कौन ऐसे चिंतक थे जो 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा? अब उसमें 4 का नाम दे देगा, रूसो, वाल्टेयर, दिदरो, कार्ल मार्क्स। और लड़के बेचारे सोच रहा है दिदरो होगा कि रूसो होगा, ये कहाँ क्या चले। और सेटर मुस्कुरा रहा है कि हम इसके डेट ऑफ बर्थ और मृत्यु दिवस के बीच में 57 गिरा दिया, 83 में मरा, 18 में जन्म लिया, ये देखा तो जरूर होगा। अब तो ये बताओ क्वेश्चन का टर्निंग समझ में आ रहा है ना? टर्निंग ध्यान दो, हमारा काम है एकदम टर्निंग, यू टर्न के लाइक तुमको ठीक ठाक कितना घुमाएगा वो ठीक करो, तब क्वेश्चन पढ़ोगे तक मुस्कुराओगे कि इतना तो हम लोग एकदम होश में थे, एकदम सही। अब हम लोग जरा देखें, कार्ल मार्क्स ने कहा आदिम साम्यवाद युग पहले था। इसकी एक नई सोच है वर्ग विहीन समाज। ये मेन सोच है वर्ग विहीन समाज। वर्ग विहीन समझते हैं आप लोग? बोलिए वर्ग विहीन। अरे विहीन माने नहीं, वर्ग माने कोई अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, मध्यवर्गीय क्या है? एक जैसा रहो। कार्ल मार्क्स का कहना है कि ईश्वर राज के जैसा राज करो। तुम राजा बनो तो ही क्या करते हो? एक ट्रेन चलाते हो दिल्ली के लिए तो जनरल बोगी, स्लीपर बोगी, एसी बोगी, क्या है? एसी लगाना है, सब में लगाओ। उतना लोहा नहीं है तुम्हारे पास, इस समय एसी लगाओगे तो वोल्टेज डाउन हो जाएगा, क्या दिक्कत है तुमको? अमीर को बढ़िया से सुता के ले जाते हो, गरीब को मुर्गी और बकरी जैसा ले जाते हो, क्या बदमाशी है? सब एक जैसा जाए। इसी को पूंजीवाद कहते हैं, पूंजी वाला हाई फैसिलिटी में जाए। तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी खूब कमाने वाला तुम्हारा भाई है, उसको डल्ला पर सुताए, जो उससे कम है उसको पलंग दे रहे हैं। और तुम जा रहा है तो बिना कमाने वाला है तो नीचे चटाई बिछवा दे रहे हैं। पीछा नहीं करेगा कि कौन दिन पौवा कबार दे, पलंग वाला कटीला कर दे। या तो पलंग सबके लिए खरीदो या नहीं, पैसा है तो हटाओ, या सब नीचे सोतेगा, क्या दिक्कत? बोली बात समझ में आ रही है? कार्ल मार्क्स का ईश्वर जैसा शासन, ये नहीं, ईश्वर अन्याय नहीं करता। ईश्वर ने हवा दिया है किसके लिए? सबके लिए। कोई गरीब आदमी नहीं है जो अमीर के पास कहता है कि मालिक थोड़ा छोड़िए ना, मुंह खींचे। ऐसा है कोई नहीं। जिसको खींचना है, गरीब हो जी खींचे, खींचो यार जितना खींचो, कोई बात नहीं। सोचिए कितना बढ़िया फैसिलिटी ईश्वर ने दिया। ईश्वर जैसा राज करो, सब एक जैसा रहना चाहिए। कोई अमीर गरीब का भेद भगवान नहीं करते। गरीब के यहाँ भी वैसा ही बेटा जन्म लेता जैसा अमीर के यहाँ होता है, चाहे वो कितना अरबपति क्यों ना हो। गरीब
और अमीर दोनों उसी प्रकार मरेंगे जैसा ऊपर का कैलेंडर निर्धारित है। कोई दुनिया में हॉस्पिटल नहीं है जहां कोई मशीन नहीं है कि वेंटिलेटर लगाओगे, ऑक्सीजन लगाओगे तो तुमको 80 साल जीने की गारंटी हॉस्पिटल देगा। बीमार पड़ा खूब और ऊपर अगर कैलेंडर में डेट पूरा हो चुका है, कोई मशीन लगाए रहो कि वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, फलाना है, ईश्वर कहेंगे क्या ही सब लगा रहा है, चलो यार ये सब टाइम हो गया तुम्हारा, खींचा चल दिया कि अब कुछ नहीं, सब उपाय बेकार। अब तुम समझ रहे होगा भगवान का शासन कितना बढ़िया। और कार्ल मार्क्स कहता है राजा को वैसे ही बनना चाहिए, अमीर गरीब नहीं होना चाहिए, सब एक जैसा। इससे बढ़िया हम लोग से अच्छा तो चिड़िया है, जानवर है। किसी कौवा को देख के तुम नहीं बता सकते हो कौन कौवा अमीर है। कोई एक कौवा बताओ कि देखो 3 तल्ला घोंसला बनाए हुए, 2 तल्ला किराया पर लगाए हुए, बैठ के मिजाज से खाता है, ऐसा है कोई कौवा? नहीं। अरे तो तुमसे अच्छा तो कौवा है, सब बराबर है। एक कौवा को भी नहीं बताओगे कि देखो ना सोना के 3-4 अंगूठी मारे हुए, ये तो अमीर कौवा लग रहा है, माला के एकदम पूरा पहने हुए है। सब एक जैसा रहता है, कोई फल है सबके लिए, लूटो मारो उन लोग में नहीं है। सिर्फ मनुष्य एक प्राणी है जिससे डरपोक कोई नहीं है, लूटो मारो मचा के रखा है। तुम 20 किलो चावल छीट दो, कोई कौवा इसको घोंसले तक नहीं ले जाएगा, जितना खाना है खाएगा और उड़ जाएगा। अगर उसके मन में आता भी है, मन में आता होगा कि कल कोई दूसरा खा जाएगा तब, तो मन में सोचता है कि मेरे पंख है ना, पंखों पर भरोसा है, फिर दूसरी जगह खोज लेंगे, इसको लेके क्या चलना। और एक मनुष्य है जिसको कोई भरोसा नहीं, मिल जाए लूटो लूटो रहे, नहीं तो फिर कोई ले भागेगा, खुद पे कोई भरोसा नहीं। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि बताओ इससे अच्छा पशु है कि नहीं। और मार्क्स कहा अच्छा ये बताओ कभी मनुष्य ऐसा रहा होगा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ऐसा रहा होगा? हाँ, यही मार्क्स कह रहा है कि पहले मनुष्य वैसे ही रहता था और उसी चीज को साम्यवाद। पहले आदिम समाज जो था, न कोई अमीर न कोई गरीब, जानवरों का खाल पत्ते का पूरे वस्त्र, न किसी का कोई पस्तल्ला मकान न कोई किराया, जिधर चाहो मस्ती में जियो मस्ती में रहो, ये मनुष्य की शुरुआत है और ये सबसे बढ़िया है। धीरे 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 सब पूंजीवाद दास्ता का युग करते करते आ गया। लेकिन आ तो गए हो, मेरा अनाउंसमेंट है, फिर एक दिन देश एक ऐसा होगा जहां मजदूर वर्ग अमीर को पकड़ के मारेगा, तुम उसके अधिकार छीन रहे हो, और फिर मजदूर जब सत्ता पे आएगा सबको ठोक पीट के बराबर करेगा। ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, एक जैसा समाज होगा। एकदम अलग तरह की कल्पना की और कहा एक दिन ऐसा आएगा और उसके बाद धीरे धीरे फैलेगा और अंतिम जब पूरे पृथ्वी का होगा फिर ऐसा ही युग आ जाएगा, फिर वही युग आ जाएगा शुरू में जैसे था। आजकल कई सिनेमा उनिमा में देखा होगा वस्त्र कमते जा रहे हैं तो लग रहा है जल्दी ही आ जाएगा। अमीर गरीब तो मिटते ही जा रहा है, जब न्यूनतम हो रहा है। अब जींस बेचारा का 3-4 जगह फटा हुआ है तो गरीबों का 3-4 जगह फटा हुआ है, तो लग रहा है कि मामला बराबरी बराबरी का चल रहा है। आप समझ लीजिए। तो इसमें हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे। एक मिनट यहाँ पे कर रहा है जी, सुनो कम से कम, नहीं तो फिर भी खत्म। चलिए ध्यान दीजिए, उसका सिग्नल समझना होगा ना। बेचारा 8 बार इशारा करेगा, 9वां बार करेगा, कहेगा कि नहीं सुना तो लो आ गया तब ठीक है। चलिए अच्छी बात, इसमें क्या आ जाएगा, इसको तो केवल टिपेंगे बेचारा आ जाएगा, नहीं तो उसकी बात भी सुननी होगी ना, नहीं तो गवाही देगा। तो चलिए खैर अभी हम लोग बात को सुनेंगे। इसमें अभी डबल है 3 बार कर दिए, स्क्रीन पे है। चलिए आ गया, इसी पे डबल। चलिए ध्यान दो, बड़ा खुश होता है इन लोग, देखता है कि सर को नहीं आ रहा तो बड़ा खुश हो जाता है। चलिए तो हम लोग ध्यान दें इसमें। अब स्थिति को हम लोग सुने। कार्ल मार्क्स की जो बोली है वो तो आप लोग समझ गए, और मार्क्स की बोली लग गई, और वही था 1917 की रूस की क्रांति। और उस क्रांति के मेन हीरो, मेन जनक रूस के एक व्यक्ति हैं, और उस व्यक्ति का नाम है लेनिन। लेनिन एक मजदूर वर्ग का लड़का है। इस समय मार्क्स मर चुका है, क्योंकि मार्क्स तो 1883 में ही मर गए, लेकिन रूस की क्रांति 1917 में हो रहा है। लेकिन यह भक्त है मार्क्स का, फोटो तस्वीर लगाए हुए है, दास कैपिटल ऐसे पढ़ता है जैसे बाइबिल पढ़े जाते हैं। उल्टा क्वेश्चन आएगा, साम्यवादियों की बाइबिल किसे कहते? दास कैपिटल, समाजवादी साम्यवादी की बाइबिल दास कैपिटल। और ये लेनिन ने क्या किया, मजदूरों के नेतृत्व में एक भयंकर समूह जुटाया और यहां तक कर दिया जो मार्क्स बोले थे सब सही लग रहा था। इसने एक डेट रखा था 25 अक्टूबर 1917, और सभी मजदूर को बोला जो मिलने आया कि अपने साथ और मजदूर को लाओ, हम लोग 1 लाख लोग जुटे और हम लोग बैंक पे हमला करेंगे, गोलियां चलेगी, घबराना नहीं है। 10,000 भी बचेंगे तो बैंक हमारा है। रेलवे वाला मेन जो सिस्टम है पूरे उस पर हमला करेंगे और सारा रेलवे तंत्र अपने कब्जा में हेडक्वार्टर ले लेंगे, और फिर पूरे रूस में रेल चलाएंगे और अनाउंस करेंगे कि रेल हम लोग चलवा रहे हैं, जितना मजदूर है लटक लटक के आओ। फिर 3-4 लाख हो जाएगा, बैंक कब्जा में है तो पैसा कौड़ी पूरा मिलेगा, सबके खाना फ्री, और तब 3-4 लाख आदमी जहां राजा रहता है वही हमला करेंगे। कितना को गोली मारेगा? 2 लाख को मारेगा, 3 लाख को मारेगा, हम लोग 5-6 लाख रहेंगे, 2 लाख तो बचेंगे, राजा को पटक पटक के सही कर देंगे और सत्ता पे कब्जा हो, मजदूर राजा बनेंगे। और जो मजदूर सुन रहा है कह रहा है मालिक हम भी तैयार, हम रहे। और 25 तारीख के जबरदस्त सीन है, सोचा था 1 लाख 5 लाख से ऊपर मजदूर पहले ही राउंड में जुड़ा हुआ। सब मजदूर अपने घर से बैंड बाजा भी लेके चला आया, तो उसको कोई भाड़ा पर थोड़े करना है, वो तो दूसरा यहाँ बजाता है, उसको कोई भाड़ा पर बैंड बाजा करना है। चलो यार उठा लो, ये भी वाला था, हाँ बीचों बजाया जाएगा, लेके चल दिए।
और सोचिए 25 तारीख की सीन रूस का कितना खतरनाक हो। सड़कों पर 5 लाख मजदूर बैंड बाजा पिटते हुए लेनिन के नेतृत्व में बैंक कब्जा करने जा रहे हैं। सोचो पूरी गोलियां चलने की स्थिति। और वहां जब गए तो गोली नहीं चल रहा है, बैंक का हेड मैनेजर लेनिन को माला पहना रहा है। जान रहा है कि इतना से कौन लड़े। कह रहा बोलिए जितना रकम कहिए निकाल देते। लेनिन कहा कि अभी नहीं निकालना, अभी नहीं तो फिर इन लोग लूटमार मचाएगा, तुम हो ना मेरे अधीन। जी ठीक। कहा कि चलो जी यहाँ हो गया, स्टेशन चला जाए। वहां गया तो वहां का भी हेड माला पहना रहा है, बोलिए किस ट्रेन को किधर चला। भीड़ कह रहा कि मजा नहीं आ रहा। हम लोग सोचे कुछ होगा होगा तो मारो उड़ो, कुछ हो नहीं रहा, जिधर जा रहा है माला पहना दे रहा। भीड़ कहा ट्रेन व्रेन छोड़िए, आज हेड करेंसी को भी देख ही लिया जाए। आज जो होना, वो प्रधानमंत्री है, उसके घर को पूरा घेर लिया, पूरा वहां फोर्स लगे हुए है। लेकिन फोर्स भी इशारा कर रहा है कि घुसो अंदर, क्योंकि वो चाहता था लेनिन हेड बन। क्योंकि करेंसी उस समय लड़ाई चल रही है, प्रथम विश्व 14 से 18 है और उसी बीच में 1917 में क्रांति। तुमको बीच का पाठ पूछेगा, कौन सी क्रांति प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई? रूस की क्रांति। देखो छोटी छोटी बातों पर मैं ध्यान देना, नहीं तो डेट 1917 याद है और कौन सी क्रांति प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ तो जा पता ही नहीं चला। अब उस समय लड़ाई चल रही है, करेंसी युद्ध में शामिल था, सेना मर रहे थे और लेनिन कहा कि मैं शांति दूंगा, बैठा के पे में लड़ाई से खत्म। सैनिक भी कह रहा है कि यही बन जाए हेड तो अच्छा है। और देखते देखते सब जो गरीब वर्ग थे गेट फाटक कबाड़ के अंदर इन कर, और अंदर में पूरी भीड़ दंग है, क्योंकि सब रूम छान मारा है। जो हेड करेंसी था उसको भी डर था कि कुछ हो सकता है, वो पहले ही बाले बच्चे भागा। रूस की सत्ता खाली थी, लेबर सब, मजदूर सब। पहली बार विश्व में रूस ऐसा देश बना जहां मजदूर लोग राजगद्दी पर बैठ रहा है कि कैसा है चेक कर रहा है। इसके पहले इस सौभाग्य वर्ल्ड में कहीं नहीं। सब खाली है तो लोग कह रहे हैं देखो तो अरे बड़ा डंडप है, हमको भी आने दो, हमको भी आने दो। पूछेगा विश्व में पहला ऐसा कौन देश था जहां मजदूर गद्दी पर बैठे? रूस। वर्ल्ड में ऐसा कोई देश नहीं था। और सब मिलकर के लेनिन को हेड बना। और लेनिन किनका चला है? कार्ल मार्क्स का। ये जैसे ही हेड बना कहा वर्ग विहीन समाज, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। ये भी अपना शुरू कर दिया कि जितने लोग का बैंक में जमा पैसा है सब सरकारी हो गया, निकलेगा नहीं। सब अपना घर चेक कर लीजिए, 1000 रुपया से ज्यादा किसी के पास नहीं रहना चाहिए। उससे ज्यादा पैसा है तो बैंक में डाल दीजिए, निकलेगा नहीं। अगर घर में जांच हो गया, पैसा पकड़ा गया, जेल जाओ। मोदी जी तो 1000 की 500 की बंद किए, समोसा नोटे बंद कर। जो खुश था कि मेरा बैंक में 20 लाख जमा है, मैं अमीर आदमी हूं, अगला दिन बैंक में गया तो कहा पढ़ते नहीं है, सरकारी हो गया, अब नहीं निकलेगा, आपका कुछ नहीं। कुछ लोग खुश था कि अच्छा कि हमारा जमीन है, अगला दिन अनाउंस हुआ कि सब जमीन सरकारी है, अब जमीन की रजिस्ट्री बंद की जाती। जो अमीर था खत्म, जिसका मकान है सब मकान सरकारी है, खाली करिए, सब सामान वामान भी जमा कीजिए। आपका कुछ नहीं है, जरूरत के लायक सामान सरकार देगी। हर व्यक्ति का घर होगा, कोई झोपड़ी में नहीं रखेगा, सब व्यक्ति को बराबर बराबर घर देंगे। अब बताओ सबके 2-2 रूम के फ्लैट मिल रहा है। जिसका घर भी है वो चिल्ला रहा है कि जी मेरा घर है, अरे भुला जाओ मेरा, जहां दे रहे हैं चलो। जो गरीब है कुछ नहीं है, उसको कहा जा रहा है वाला में घुसो, ई मकान में सर, हाँ अरे तुम्हारा मिल रहा है। वाह इतना भयंकर फैसिलिटी। अब तो देख रहा है कैसी फैसिलिटी मिल रही है और सबको बराबर किया। तो क्वेश्चन तुमको जानते हो क्या पूछे? ये तो कहानी बता। क्वेश्चन पूछेगा विश्व में समाज में सबसे अधिक समानता किस देश में? रूस। इंडिया में आज भी तुम जाओगे तो हर गांव में तुमको मिल जाएगा महल वाले और एक बेचारे घर मजरूआ में बसने वाले, हर गांव में मिलेगा। उसमें विषमता है। इंडिया में बेचारे घर मजरूआ में रह रहे हैं, किसी के दलान पर सुत रहा है, उसका घर नहीं है। और कई लोग कहा है कि इनका 60 बीघा हिस्सा पड़ता है, और कई लोग के बेचारा के धूर धूर की में भी नहीं। तो ये इंडिया में है, रूस में ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि लेनिन ठोक पीट के सबको बराबर कर दिया। लेकिन अब बताओ, इस सुन करके गरीबों को खराब लगेगा कि अच्छा? गरीब तो एकदम खुश है। कई लोग को फ्लैट मिल रहा है तो कह रहा है कि यार लेनिन तो पिछला जन्म में परिवार था लगता है। ऐसा ऐसा मकान में हम लोग को क्वार्टर दे दिया कि कभी सपना में भी नहीं सोचते थे। अमीर लोग को कैसा लगे? बहुत खराब। आज अगर हमारे नीतीश जी अनाउंस कर दें कि बैंक में जमा पैसा सरकारी है, 2 बीघा से ज्यादा जमीन है तो खत्म हो गया, रोड जाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उस समय भी अमीर वैसे ही हल्ला कर रहा था। लेनिन ने एक पुलिस बनाया, चेका पुलिस। 2 चीज यहाँ पुलिस से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ दोनों चीज सुन लोगे तो एकदम वर्ल्ड इधर ठीक है। एक लेनिन के सहयोगी है टाटस्की, और टाटस्की ने लाल सेना का गठन किया और लेनिन ने चेका पुलिस का गठन किया। ये दोनों आपको पूछता है। अब जब लेनिन सबको 2-2 रूम का फ्लैट दे रहा है तो दूसरे देश से भी आदमी पहुंच रहा है कि चलो रूस, वहां फ्लैट मिल जाएगा तो बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए एक सेना बनाया गया, लाल सेना, टाटस्की बनाए। जब फ्लैट मिलेगा तो जांच होगा कि विदेशी तो नहीं है, बाद में तो नहीं आया। अगर विदेशी है तो इसको तब तक मारो जब तक नाक मुंह लाल ना हो जाए। इस सेना के नाम है लाल सेना। तुम नाक मुंह लाल कर दिया तो कहा आप छोड़ दो, क्यों तुम लाल सेना हो। डर से सब विदेशी भाग चला के बहुत मारता है। देख रहा है लाल सेना का काम कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए कई जगह आंदोलन है, चीन में जब पढ़ाएंगे तो वहां बॉक्सर आंदोलन। बॉक्सर आंदोलन का मतलब बॉक्सिंग से मारने वाला, वहां भी वही था। भेंट हो गया तो दे बॉक्सिंग, डंडा उंडा मत निकालो, मार बॉक्सिंग, मार बॉक्सिंग। आंदोलन का नाम है बॉक्सर आंदोलन। तो यहाँ भी वैसे ही लाल सेना। और लेनिन विद्रोहियों को दबाने के लिए चेका पुलिस का गठन। हर चौक चौराहे पर सिविल ड्रेस में सब्जी बेच रहा है, भीख मांग रहा है, वो पुलिस है। और केवल सुनो कौन लेनिन के खिलाफ बोलता है। जो सबसे ज्यादा हल्ला किया उसको घर पहुंचने मत दो, रास्ते में मार। फुल पावर है इसमें। और सोचो ज्यादा लोग हल्ला कहां करेगा? बाजार में। क्या हाल है शर्मा जी? तो उधर क्या हाल है वर्मा जी? मत कहिए 8 लाख हमारा छीन लिया था, 3 तलाक मकान था छीन लिया।
चर्चा करे, और ये सब्जी बेचे वाला के रूप में बैठा हुआ सुन रहा है, और जो सबसे ज्यादा हल्ला कर रहा है बस निकाला, फायर, गया। कौन मारा? तो बस लेनिन का गुप्त पुलिस है। ऐसा दहशत हो गया कि सब लोग को लगे हर आदमी पुलिस का हिस्सा, कोई कुछ डर से बोलता ही नहीं। जिसका 10 लाख छिनाया भी है, वो लोग रोड पर चौराहे पर कह रहा है मेरा भी 10 लाख गया, जाने दीजिए, गरीबों का उद्धार हुआ है। अंदर से गुरना रहा है 10 लाख हमरा निकाल लिया, बाहर से एकदम बेचारा बदला हुआ। लेनिन कैसे सही किया तो बात समझ रहा है, ताकत से बिना सही होगा। और तब इतना बढ़िया रूस का डेवलपमेंट किया इसने। 1921 में एक नई आर्थिक नीति लाया जिसको नेप कहते हैं, और ये दुनिया के लिए एक रॉयल मॉडल का चीज रहा। 21 का नई आर्थिक नीति रूस को दुनिया का सबसे मजबूत देश बनवा दी। ये वही रूस है जिसको इतना बड़ा बनाए थे, बगल में छोटा जापान था। जापान इतना छोटा है, ऐसा 500-600 जापान इसमें इन कर सकता है ज्यादा। और ये 1904-5 में रूस जापान दोनों लड़ गया, और इसमें रूस की हार हुई, जापान जीत गया। ये रूस का इज्जत है, इतना छोटा छोटा देश इसको पटक पटक के सही कर रहा। ये तो 1921 में लेनिन जैसा व्यक्ति आया कि इसको एकदम योग्य बना दिया, सही बना दिया। और तब 1921 की नई आर्थिक नीति से ही मजबूत देश बना। वो 1924 में 21 जनवरी 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। इसका मृत्यु डेट भी पूछता है, लेनिन की मृत्यु कब है? 21 जनवरी 1924। और लेनिन के बाद अगले जो हेड बने उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो उसका नाम है स्टालिन। ये अपने को कहता था कि मेरा नाम देखो, हम स्टील के आदमी, इसलिए नाम स्टालिन। और इसी ने पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया था। रूस के डेवलपमेंट के लिए इसने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, और इसीलिए 1929-30 के आर्थिक संकट में पूरे विश्व का स्थिति खराब था, रूस सबसे अच्छी स्थिति में। ये देन स्टालिन की। तो आपको स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स और बाकी कहानियां, ये रूस की क्रांति का भी क्लियर है सबका। अब छोटी सी बात एक दो और समझ लेंगे तो आपका इधर का स्टेप हो गया। अब इन सभी में दुनिया का सबसे मजबूत देश पहले फ्रांस था। धीरे धीरे दुनिया का सबसे मजबूत देश जो बना, वो देश का नाम क्या है? जर्मन। जर्मन दुनिया का सबसे मजबूत देश बना, और जर्मन के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो। क्योंकि यहाँ का जो एकीकरण करने वाला है, इससे क्वेश्चन आएगा जर्मन का एकीकरण किसने किया? तो आंसर होगा बिस्मार्क। आपको पूछा जाएगा कि बताओ जर्मन का एकीकरण कौन किया? बिस्मार्क। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, और इसी एकीकरण के क्रम में इसने गुप्त संधि कई करना शुरू किया, इसलिए इसको गुप्त संधि का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसने एक संधि किया, 3 देशों का संगठन, जिसको त्रिदेशीय संधि कहते हैं। और ये त्रिदेशीय संधि में 3 देश हैं। इस तीनों देश का नाम है ऑस्ट्रिया, जर्मन, इटली। 3 देश है, ऑस्ट्रिया, जर्मन, इटली। इसी के विरुद्ध में ये 3 देश त्रिगुट कहलाया। ऑस्ट्रिया, जर्मन, इटली का नाम क्या है? त्रिगुट। और इसके विरोध में त्रिदेशीय संधि बनाया इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। देखिए ये 2 भाग में यूरोप बट गया। एक तरफ है इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, और एक तरफ कौन है? ऑस्ट्रिया, जर्मन, इटली। और इसी कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण आपसे पूछा जा सकता है, जल्दी बता दीजिए। सेराजेवा हत्याकांड, 14 जून 1914। इसमें हम लोग देखें, ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया के युवराज, ध्यान देंगे इसका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। उसको बोस्निया की राजधानी सेराजेवा में वहां हत्या कर दी, और इसी कारण से ऑस्ट्रिया ने बोस्नी सर्बिया पर हमला कर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। और इस विश्व युद्ध में जर्मन की हार हुई। इसके साथ एक संधि की गई, संधि का नाम क्या है? वर्साय की संधि। आपको पूछा जाएगा वर्साय की संधि किसके साथ की गई? जर्मन के साथ। और वर्साय की संधि में बहुत कठोर शर्त जर्मन पर लागू किया गया, और तब यहाँ एक व्यक्ति का उदय हुआ जिसका नाम है हिटलर। आपको पूछा जाएगा कि बताओ हिटलर किस देश का है? जर्मन का। और हिटलर ने अपनी एक आत्मकथा लिखा, और हिटलर के आत्मकथा का नाम क्या है? मीन कैंप। इसी को हम लोग मेरा संघर्ष भी कहते हैं। मीन कैंप पुस्तक का नाम है जर्मन भाषा में, तो मेरा संघर्ष इसका किताब है। और हिटलर के पार्टी का नाम क्या है? नाजीवाद उसका सिद्धांत होगा। पार्टी का नाम नाजी पार्टी, उसके सिद्धांत का नाम नाजीवाद, पार्टी का नाम नाजी पार्टी। और हिटलर का आत्मकथा कौन है? मीन कैंप। इसी प्रकार से इसी के जैसा एक था, जूता आकृति का देश है, इस देश का नाम है इटली। और इटली में व्यक्ति कौन थे? मुसोलिनी। इसके पहले आपसे पूछा जाएगा इटली के एकीकरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? इटली भी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित। किसने सबसे पहले इटली के एकीकरण का सोच रखा? तो इस व्यक्ति का नाम है मेजनी, और इसीलिए मेजनी को इटली के एकीकरण का अग्रदूत कहते हैं। पूछा जाएगा इटली के एकीकरण का अग्रदूत कौन है? मेजनी। और तब इंपॉर्टेंट है, इटली में बाद में विकास किसका है? मुसोलिनी। और मुसोलिनी का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? फांसीवाद। 2 चीज आपको दिमाग में सेट रखना था, एक का नाम है नाजीवाद और दूसरे का नाम है फांसीवाद। तो ये पूरे लगभग वर्ल्ड से कुछ जो क्वेश्चन बन सकते थे, हमने कोशिश किया कि आप एक बार पूरे का पूरे सुन लीजिए। और इससे रिलेटेड आपको अभी हम 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर इससे रिलेटेड 20-25 क्वेश्चन कर देंगे। वर्ल्ड का काम कंप्लीट है, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं। आप लोग को जो जरूरत थी, एक नजर हम लोग आपको कर लिए, ताकि बढ़िया का बेसिक इसमें हो जाए आपका। अब जल्दी से लिखिए क्वेश्चन।
5 क्वेश्चन लिखे जिससे हम समझ पाए आपने कितना क्लास में ध्यान दिया। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर लिखिए, फर्स्ट सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह। सेकंड, रूस की क्रांति। थर्ड, फ्रांसीसी क्रांति। फोर्थ, अमेरिका क्रांति। नीचे कालानुक्रम के अनुसार सही है, चॉइस है। 4 2 3 1, 4 1 3 2, 4 3 1 2, 4 3 2 1। कालानुक्रम समझते हैं ना, काल के अनुसार, समय के अनुसार। सेटर देखो बढ़िया मिलेगा तो एकदम मिजाज खुश कर देता है, ये पास की ओर जाएगा क्योंकि कमजोर लड़के के रेंज से बहुत ऊपर की चीज, धोनकन से नहीं बनेगा। ये सब तुम्हारा लीडिंग क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब पूछ दिया तो तुम लीड करोगे, ये सब सभी लड़के नहीं बनाते, और उसमें जो लोग ध्यान दिए क्लास में उनसे बन जाए। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और आपको चॉइस लिख दीजिए। 5 क्वेश्चन अभी चलेंगे, आपको खुद से सही करना है। बना दिए सब? चलिए बहुत बढ़िया। आपको कह रहा है कालानुक्रम के अनुसार, मतलब समय के अनुसार आपको सजाना है। इसमें कौन पहले है और कौन बाद में है। कितने लोग को ए लग रहा है वो हाथ उठा लीजिए। ए में कोई नहीं है। बी लग रहा है वो हाथ उठा लीजिए। नहीं। सी लग रहा है, अरे सी में तो बहुत लोग है जी, वाह। और डी लग रहा है, अरे डी में भी है, वाह गजब। तो एक चीज बताते हैं तो तुम लोग 2 चीज में कैसे समझ जाता है। डेट जल्दी जल्दी बोलो। सिपाही विद्रोह 1857, रूस की क्रांति 1917, फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति 1706। अब तुमको कालानुक्रम सजाने नहीं आ रहा है। सबसे पहले कौन होगा? 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। सही आंसर सी। कई लोग डी मार रहा। पहले ऐसे क्वेश्चन में डेट लिखिए, डेट लिखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कौन सा कैसे क्या करना है। समझ में नहीं आया? क्लियर है ना सबका? चलिए नीचे लिखे, अगला नंबर क्वेश्चन लिखिए। दास कैपिटल, दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक कौन है? चॉइस ए लेनिन, बी स्टालिन, स्टालिन, सी मार्क्स, मार्क्स, और डी रूसो। कौन होगा जी? वेरी गुड। अभी हम लोग सुने डी बोल रहा है जी, रूस से रूसो याद आ रहा है। हाँ, दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। तो सही आंसर मार्क्स। आपको जान के कार्ल नहीं देगा, रेडीमेड नहीं देता। इस सेटर की रणनीति होती है कि कार्ल बोलेगा तो दिमाग तुरंत हिंट्स करे, और ऐसे मार्क्स बोलेंगे तो थोड़ा गवाए। जैसे तुम पढ़े हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है जी? एओ ह्यू। और प्रथम अध्यक्ष कौन है? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सेटर क्या करेगा? WB CB सब हटा के देगा कि बताओ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे चटर्जी, बनर्जी, खटर्जी, ऐसा देगा। लड़के बेचारे भारी कंफ्यूज में कि व्योमेश है ही नहीं, वो सब गायब कर दे। वो तुम्हारा मेंटल प्रेशर डालने के लिए वैसा तुम्हारा एक रणनीति के तहत करता है, और धीरे धीरे वो रणनीति तुमको एकदम समझ जाना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में 5 का पास सही करना है। कई लोग की अच्छी स्थिति देख रहे हैं, सही जा भी रहा है। लिखिए क्वेश्चन, लिखे रूस की क्रांति के समय रूस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? रूस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था?
वहां का राजा कौन था? चॉइस ए लुईस 16वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, सी निकोलस प्रथम, एक और कर लीजिए निकोलस द्वितीय, रूस में क्रांति के समय, ये सब बेसिक बातें आपसे पूछेंगे, बेसिक बात वो मान के चलता है कि सही होगा इनका। रूस में क्रांति के समय रूस के राजा कौन थे? आपको चॉइस दिया हुआ है लुईस 16वां, नेपोलियन बोनापार्ट, निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय। जल्दी आंसर करो। निकोलस द्वितीय। कितने लोग को डी लग रहा है? निकोलस द्वितीय, अरे बहुत लोग को लग रहा है। और निकोलस प्रथम नहीं, और नेपोलियन बोनापार्ट ये तो एकदम नहीं होगा। और लुईस 16वां, लुईस 16वां ये फ्रांस का है, फ्रांस का। दिमाग में सेट करिए देश। पूछा कहां का गया है? रूस का, इसलिए 4 निकोलस द्वितीय और सही आंसर डी। जान के लुईस 16वां भी देता है सेटर, ताकि लड़के को बेचारा को 16वां कुछ याद रहे तो उधर उधर डगमगा जाए। अभी तो एकदम ताजा ताजा है, तब नहीं है, बस आएगा तब समझना कितना कष्ट देगा। अभी तो एकदम ताजा है तो लग रहा है कि हम मार दे रहे हैं। ये थोड़ा सा हो जाए ना कि 2 महीना, तब समझ में आएगा कि जाए तो कष्ट देना शुरू कर। तो इसलिए उस समय पेज एक दिया जाएगा, सिर्फ एक पेज है, रीडिंग मारना, उतना से तुम्हारा इधर बन जाए, ज्यादा की परेशानी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम लोग इसी के लिए क्या क्या छोड़ दो और क्या क्या पढ़ लो, इसके लिए हम लोग। पिछला भी अगर एनटीपीसी का ट्रेंड देखा जाए तो इधर से प्रश्न रहे हैं। और ई क्यों तुमको शुरू किया? क्योंकि अंतिम में समझ में नहीं आएगा, अंतिम में तो घिंचा तेरी रहता, तो उसमें वर्ल्ड चलेगा। ये एकदम नया नया जोश में, अभी तुम लोग एकदम उमंग में, जो मिला कचड़ देंगे, तो सब भरी के कचड़वाएंगे अभी 5-6, सब ठीक हो जाएगा तो एकदम मेंटल लेवल ठीक। इसीलिए उधर करंट से चलेगा, इधर भारी चलेगा, गाँव भारी निकाल लेंगे, तो उस सबसे दुख मेरा एकदम कम जाएगा। फिर तो हल्का वन आएगा तो तुम लोग ठीक है, चलते रहेगा मिजाज। चलिए कितने प्रश्न हो गए? 3। चौथा नंबर लिख दीजिए, चौथा नंबर लिखे, लिखे क्वेश्चन। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका सेना का नेतृत्व किसने किया? में अमेरिका सेना का नेतृत्व किसने किया? में अमेरिका सेना का नेतृत्व किसने किया? जल्दी आंसर बोल दीजिए। जॉर्ज वाशिंगटन। आंसर कर दीजिए जॉर्ज वाशिंगटन, इसमें चॉइस का जरूरत नहीं था। जॉर्ज वाशिंगटन। अगला नंबर लिख दीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश की क्रांति हुई? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश की क्रांति हुई? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश की क्रांति हुई? चॉइस ए अमेरिका, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश की क्रांति हुई? चॉइस ए अमेरिका, चॉइस बी जर्मन, चॉइस सी इटली और चॉइस डी रूस। बताइए रूस की क्रांति कब है? 1917 और 14 से 18 प्रथम विश्व युद्ध, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन हो गया? सही आंसर रूस। बोलिए क्लियर है सबका? तो ये स्टेप आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ से ध्यान दीजिए, हिस्ट्री के वर्ल्ड का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे भी तो हिस्ट्री का कौन सा हिस्सा चलेगा? इंडियन। अब केवल भारतीय इतिहास चलेगा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, और उसी स्पीड में सब निकलते चला जाएगा।